हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा। आज द मोस्ट अवेटिंग चैप्टर जो हम काफ़ी दिनों से बोल रहे हैं कि पीडीएस जब से ये सीरीज स्टार्ट हुआ है, मतलब न्यूट्रिशन एंड फूड प्रोडक्शन एंड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की सीरीज़, तभी से कहीं ना कहीं पीडीएस के बारे में जिक्र होते ही आ रही है। तो फाइनली ये टॉपिक आज आ पहुंचा। तो आज हम पढ़ेंगे पीडीएस, जिसका फुल फॉर्म है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हम इसमें कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में, कैसे पीडीएस इवोल्यूशन हुआ इंडिया में, इसका फंक्शन क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कुछ मेजर गोल्स देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, स्ट्रेंथ, ये सब पीडीएस की देखेंगे। फिर इशूज़ क्या है पीडीएस में, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं इंडिया में, पीडीएस रिफॉर्म क्या है, पीडीएस बीएस कैश ट्रांसफ़र क्या है, और कुछ सजेशंस देखेंगे। तो हर एक चीज़ इसमें इंक्लूड हो जाएगी। तो वीडियो में भी थोड़ा लेंदी हो सकती है क्योंकि हर एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही डिटेल्स में मैं पढ़ाऊँगी। तो स्टे ट्यून। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम डिस्कशन करेंगे बैकग्राउंड, कुछ इंट्रोडक्शन, पीडीएस है क्या। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज एन इंडियन फूड सिक्योरिटी सिस्टम एस्टेब्लिश्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये इंडिया का फूड सिक्योरिटी सिस्टम है। फूड सिक्योरिटी क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके थ्रू हमारे जितने सारे पुअर मतलब बीपीएल लाइन है, बिलो पॉवर्टी लाइन, एबव पॉवर्टी लाइन, जो मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास तो नहीं, पुअर क्लास फैमिली होते हैं, उनको खाना पहुंचाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और वही काम करते हैं पीडीएस, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं खाना। अंडर ये कौन से अंडर में आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। पहली बात इसको याद रखनी है बहुत अच्छे तरीके से। पीडीएस evolved as a system of management of scarcity through distribution of food grains at affordable price। ये एक ऐसी सिस्टम है जिसमें जब स्कारसिटी होती है, जब बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत बड़ी नहीं, जब खाने की स्कारसिटी होती है, पर्टिकुलरली कोविड जैसे कि एक बहुत बड़ी उदाहरण आप कोविड-19 पैंडेमिक ले सकते हो। एकदम जॉब फॉब सब बंद हो गया, हर एक सेक्टर बंद हो गया, इकोनॉमी एकदम डाउन हो गई। तो उसी वक्त का खाना कहाँ से मिलेगा? जो ऑलरेडी स्टोर होके रखा था हमने। प्रोक्योरमेंट जो लास्ट एपिसोड हमने पढ़ा था, लास्ट वीडियो, उसमें प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रेंट के बारे में हम जब पढ़ा था, तभी प्रोक्योरमेंट के बारे में डिटेल्स में हमने पढ़ा हुआ था। तो जैसे एफसीआई सब कुछ प्रोक्योरमेंट करके रखती है अपने स्टॉक में, गोदाम में, वहाँ पे जो बफर स्टॉक होती है उसको निकाल के इमरजेंसी टाइम पे लोगों को खाना दिया जाता है। तो इस तरह के कुछ कंडीशंस वो फुलफिल करते हैं। और अफोर्डेबल प्राइस में, जैसे कि आप लोगों को पता है, राइस का शायद 1 केजी, सॉरी 1 रुपी था 5 केजी का, और व्हीट का 2 था, सॉरी केजी पर 1 रुपी या 5 केजी पर 1 रुपी, इस तरह की कुछ था, और व्हीट भी ऐसे 2 रुपी था। तो ओवर द ईयर्स क्या हुआ, पीडीएस हैज बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स पॉलिसी फॉर मैनेजमेंट ऑफ फूड इकोनॉमी इन द कंट्री। तो पहले तो इसको फूड सिक्योरिटी के लिए बनाया गया था, फूड स्कैरसिटी में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब हमारी इकोनॉमी बढ़ती गई तो धीरे धीरे गवर्नमेंट ने उसको इंक्लूड कर दिया हमारी फूड इकोनॉमी कंट्री की मैनेजमेंट के लिए, इसको, इस पॉलिसी को इंक्लूड कर दिया। पीडीएस इज सप्लीमेंटल इन नेचर। सप्लीमेंटल मतलब क्या? एक एडिशनल है एंड इज नॉट इंटेंडेड टू मेक अवेलेबल द एंटायर रिक्वायरमेंट ऑफ एनी ऑफ द कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर इट टू ए हाउस होल्ड और ए सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मतलब ये एक सप्लीमेंटल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक पुअर फैमिली है, मान के चलिए, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, एक पुअर फैमिली है, उनका मे बी फैमिली में 5 लोग रहते हैं, ठीक है। 5 लोग में अगर वो खा रहे हैं महीने में उनका, मान के चलिए, मैं बता रही हूँ, ऐसा नहीं होता, मान के चलिए 10 केजी वो चावल खाते हैं, 2-3 बार चावल खाते हैं, ओनली राइस ही खाते हैं, तो 10 केजी या फिर 15 केजी वो चावल खाते हैं। लेकिन हमारे सॉरी 10 केजी नहीं, यहाँ पे हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, 50 केजी उनका चला जाता है कंजप्शन ऑफ राइस, ठीक है। लेकिन 50 केजी एक फैमिली को प्रोवाइड करना कितना बड़ा कितना महंगा हो सकता है। मतलब हर एक लोग, इंसान को इतना ज़्यादा खाना अगर प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली एक इकोनॉमी ख़राब हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि ये हर एक चीज़ का सप्लीमेंट करेगी, हर एक कम्युनिटीज़ की मतलब प्रोवाइड करेगी। ये जितना पॉसिबल हो सकता है, जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट, ये
एक फैमिली मेंबर के लिए 5 केजी राइस अगर वो प्रोवाइड करती है तो 5 फैमिली मेंबर के लिए कितना हो गया, 25 केजी राइस प्रोवाइड करेगी, बाकी 25 केजी आपको खरीदना होगा नॉर्मल रेट में, ठीक है। इस तरह की सप्लीमेंटल काम करता है, एक एडिशनल काम करता है, ठीक है। पीडीएस इज ऑपरेटेड अंडर द जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये जो काम करता है ये ऑलरेडी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की जॉइंट कोऑपरेशन में काम करता है। इसमें ओनली ना सेंट्रल गवर्नमेंट की हाथ होती है ना ओनली स्टेट गवर्नमेंट की हाथ होती है, दोनों मिलकर बातचीत करके कंसल्टेशन में काम करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हमने पढ़ा प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रेंट में और बहुत ही डिटेल्स में डिस्कशन किया था। अगर किसी को वो वीडियो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जहाँ पे जाके वहाँ पे लिंक में दिख सकते हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, थ्रू एफसीआई प्रोक्योरमेंट करती है, स्टोरेज करती है, ट्रांसपोर्टेशन करती है और बल्क एलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन्स टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या करती है, उनका एफसीआई का बीच बीच में काफ़ी सारा एरिया में कुछ डिस्टेंस में स्टोरेज फैसिलिटीज़ होती है, हर एक ब्लॉक में हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्टोरेज फैसिलिटीज़ होती है। तो वहाँ पे क्या करती है, एफसीआई जाके प्रोक्योरमेंट करके वहाँ पे स्टोर करती है फूड ग्रेन्स, फिर उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं जो जो जगह पे चाहिए खाना, जितने सारा फेयर प्राइस सब होते हैं वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करती है और फेयर प्राइस सब से वो जो क्वांटिटी होती है, वो जो फूड ग्रेन होती है वो डायरेक्ट जाता है कंज्यूमर तक। तो ये सारे काम करते हैं एफसीआई वाला। तो कभी कभी क्या करते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट को भी सौंप देते हैं कि आप यहाँ से अपना काम आगे के काम संभालिए। ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूडिंग एलोकेशन विद द स्टेट, identification of eligible families, issue of ration card, supervision of the functioning of fair price of etc. raised with the state government। तो स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या होता है, एफसी का काम हो गया स्टोरेज कर लिया उसने, ट्रांसपोर्टेशन की खर्चा वो सब ट्रांसपोर्टेशन कर लिया अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से, और जो भी बल्क अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स रहता है तो उसको वो सौंप दिया स्टेट गवर्नमेंट को। तो स्टेट गवर्नमेंट का काम अभी होता है कि वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन करे, ठीक है। किस तरह से करेगी, वो उसका काम होता है कि वो आइडेंटिफाई करेगी कौन कौन फैमिली एलिजिबल होगी इस स्कीम के अंदर, और इसके बाद वो रेशन कार्ड भी इशू करेगी, ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में होता है। फेयर प्राइस सब की सुपरविजन करेगी, वो ठीक से फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब काम होता है स्टेट गवर्नमेंट की। अंडर द पीडीएस क्या होता है, प्रेजेंटली द कमोडिटीज नेमली व्हीट, राइस, शुगर, केरोसिन, ये सारी चीज़ें पीडीएस के द्वारा दिया जाता है। व्हीट, राइस, शुगर एंड केरोसिन, ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स होते हैं, यूटीज होते हैं, मतलब यूनियन टेरिटरीज होते हैं, जो अगर चाहे कुछ एडिशनल चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जैसे कि पल्सेस हो गया, एडिबल ऑयल्स हो गया, आयोडाइज्ड सॉल्ट, स्पाइसेस, ये सारी चीज़ें भी उसके साथ एडिशन करके वो दे सकते हैं। लेकिन ये कम्प्लीटली रहेगा कि स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा, कौन से स्टेट में ज़्यादा कुछ, किसी स्टेट में अगर एडिबल ऑयल ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है तो वो ऐड कर सकते हैं। अगर कोई स्टेट में जैसे आंध्र प्रदेश वगैरह साउथ स्टेट में बहुत सारे पल्सेस होते हैं तो हो सकता है कि पल्सेस वो ऐड कर ले, ठीक है। और जैसे वेस्टर्न साइड में आयोडाइज सॉल्ट थोड़ा ज़्यादा वहाँ पे प्रोडक्शन होती है, स्पाइसेस थोड़ा साउथ में ज़्यादा होती है, तो वो ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। पीडीएस की इवोल्यूशन कैसे हुई इंडिया में। पहली बात तो ये है, पीडीएस वाज इंट्रोड्यूस्ड अराउंड वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ये इंट्रोड्यूस किया गया था, इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड में। आज वार टाइम रेशनिंग मेजर, मतलब वर्ल्ड में वार में जिस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, तभी जो जो लोगों के पास खाना नहीं पहुंच पा रही थी, पर्टिकुलरली जो आर्मी लोग थे और उनकी फैमिली ये सब बहुत नीड कर रही थी, तो उसी वक्त उनके पास पहुंचाने के लिए इस तरह की कुछ सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। Before the 1960s, distribution through PDS was generally dependent on imports of food grain। तो ये जो 1960 से पहले 60s जो चल रही थी, 50 से 60 तक, वहाँ से क्या हो रहा था, तब तक क्या हो रहा था, जो पीडीएस था वो किस तरह से उसको फुलफिल किया जा रहा था पीडीएस के द्वारा चीज़ें, कि बाहर की कुछ कंट्री से खाना इंपोर्ट करके पीडीएस के थ्रू प्रोवाइड किया जाता था। इट्स फोकस वाज ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स इन अर्बन स्कैरसिटी एरियाज। तो धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर 2 में 2 के ख़त्म होने के बाद जो सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, बहुत सारे लोग पॉवर्टी के शिकार हो गए थे, तो तभी क्या हो रहा था, जो अर्बन स्कैरसिटी एरियाज है, जिस एरिया में पर्टिकुलरली खाना नहीं पहुंच पा रहा था, तो वहाँ पे फूड ग्रेन को पहुंचाने के लिए ये काम कर रही थी। As the national agricultural production grown in the aftermath of Green Revolution, the outreach of PDS was extended to tribal blocks and areas of high incidence of poverty in the 1970s and 80s। तो धीरे धीरे 1970 से 1980
तक जो टाइमिंग है 1 डिकेड की, 10 साल को 1 डिकेड कहते हैं, हम लोगों को पता है। तो उस दौरान क्या हुआ, धीरे धीरे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ग्रोथ हुई, क्योंकि तभी ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गई थी धीरे धीरे, तो इसके वजह से प्रोडक्शन बढ़ने लगी। तो ये जो पीडीएस हुआ, पीडीएस एक्सटेंशन हुआ जो अर्बन एरिया से लेकर ट्राइबल ब्लॉक्स तक, ट्राइबल एरियाज और हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, जहाँ पे बहुत सारी पॉवर्टी है, पुअर पीपल है, वहां तक पहुंचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये एक्सटेंड हुआ एज ए रेस्पॉन्स टू द फूड शॉर्टेज ऑफ द टाइम। ठीक है। Subsequently, government set up the Agricultural Price Commission and FCI to improve domestic procurement and shortage of food grains for PDS। तो धीरे धीरे इंडिया में क्या हुआ, तब एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन ने गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन गवर्नमेंट ने उसको सेटअप किया, और उसके बाद एफसीआई सेटअप किया, तो ताकि डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट हो सके और शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स को पीडीएस के द्वारा प्रोवाइड किया जा सके। बाय द 1970s, PDS had evolved into a universal scheme for the distribution of subsidized food। तो धीरे धीरे पीडीएस को ना सारे वर्ल्ड में एक अच्छी तरह से रिकॉग्निशन मिलने लगी कि ये एक यूनिवर्सल स्कीम है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सिडाइज्ड फूड, क्योंकि जो फूड हम मान के चलिए 50 रुपीज़ में मिलता है, वहाँ गवर्नमेंट उसको हाफ रेट में प्रोवाइड कर देता है पुअर पीपल को। तो ये सब्सिडाइज्ड फूड में, फूड के रेट में यूनिवर्सल स्कीम बन गई। टिल 1992 तक पीडीएस को एक जनरल एंटाइटलमेंट स्कीम बना दिया गया फॉर ऑल कंज्यूमर्स विदाउट एनी स्पेसिफिक टारगेट। तो इसमें ये पहले था जो पुअर पीपल है, पॉवर्टी में जी रहे हैं, उनके लिए ये स्कीम था, लेकिन 92 तक इसको एक बना दिया गया कि हर एक कंज्यूमर के पास ये पहुंच सकता है, उसके कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं है, जो भी पुअर है, जो भी अंडर प्रिविलेज्ड पीपल है, उनके पास पहुंचा जा सकता है। उसके बाद आई रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जैसे कि कुछ गलतियां नज़र आई, मतलब कुछ लैक हो रही थी, तो इसके वजह से उसको जून 1992 में रिवैम्प्ड किया गया विथ ए व्यू टू स्ट्रेंथन एंड स्ट्रीमलाइन द पीडीएस एज वेल एज टू इम्प्रूव इट्स रीच इन द फार फ्लंग, हिली, रिमोट एंड inaccessible areas where a substantial section of the underprivileged class lives। तो क्या हुआ, जो पीडीएस में हम पॉवर्टी लाइन में जो थे, बीपीएल लाइन पर्टिकुलरली, उन लोगों को के बारे में देख रहे थे जो पुअर पीपल थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेक्शन थे सोसाइटी में जो अंडर प्रिविलेज्ड थे और बहुत हिली एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में, और इस तरह की कुछ एरियाज़ जिस एरिया में ट्रांसपोर्ट, मतलब आप यातायात नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्ट के लिए कोई भी सुविधा नहीं है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो inaccessible एरियाज़, कोई भी वहाँ पे जा नहीं सकता। जैसे कि आप मान के चल सकते हैं, बहुत सारे ऐसे ट्राइबल एरियाज़ होते हैं जहाँ पे रोड वगैरह नहीं होती, जंगल के बीचों बीच जाकर गुजरना पड़ता है। तो इस तरह की कुछ कंडीशन जहाँ पे बहुत ही पॉवर्टी, पुअर पीपल रहते हैं, पॉवर्टी के साथ जीते हैं, उनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, उनको पॉवर्टी से बाहर निकलने के लिए पीडीएस सिस्टम को रिवैम्प्ड किया गया और इसको रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोला गया। जून 1997 में फिर क्या हुआ, इसको और एक बार रिफॉर्म करके बना दिया गया टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। टारगेटेड क्यों? क्योंकि हमारे सोसाइटी में जो कि एक टारगेटेड पीपल है, जो कि पुअरर ऑफ द पुअर, पुअर की कैटेगरी में भी जो पुअरर होते हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती, चावल भी नहीं मिलते खाने के लिए, बहुत सारे लोग होते हैं टारगेटेड टारगेटेड पीपल, उनको उनकी सिक्योरिटी के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए ये चीज़ बनाया गया। अंडर टीपीडीएस बेनिफिशियरीज वर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। बेनिफिशियरी जो होते हैं उनको 2 तरह से डिवाइड किया गया। एक होते हैं हाउस होल्ड, जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे होते हैं, और एक हाउस होल्ड होते हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर होते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे हमारे इंडिया में पीडीएस सिस्टम का इवोल्यूशन होते गया। तो पहले उसके बाद आता है अंत्योदय अन्न योजना। ये जो अंत्योदय अन्न योजना है, कहीं ना कहीं पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर ये स्कीम बनी है। ये डायरेक्ट लिंकेज होती है, स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ मेकिंग टीपीडीएस एम एट रिड्यूसिंग हंगर एमंग द पुअरेस्ट सेगमेंट ऑफ द बीपीएल पॉपुलेशन। जो बीपीएल पॉपुलेशन है उनमें भी जो जितने सारे पुअरेस्ट सेगमेंट होते हैं, जो पॉपुलेशन, उनको खाना प्रोवाइड करना इसका इस
स्कीम का एम था, टीपीडीएस स्कीम के अंदर। ठीक है, ए नेशनल सैंपल सर्वे एक्सरसाइज पॉइंटेड टुवर्ड्स द फैक्ट दैट अबाउट 5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन द कंट्री स्लीप्स विदाउट 2 स्क्वायर मील्स अ डे। जैसे कि मैं आपको बोल रही थी, आपको लगभग 5% से लगभग आसपास 5% तक पॉपुलेशन हमारे कंट्री में इस तरह से है जिनको 2 वक्त की खाना भी ठीक से नहीं मिल पाता। तो इसी वजह से टीपीडीएस स्कीम को मोर फोकस और टारगेटेड बनाने के लिए ये अंत्योदय अन्न योजना को लॉन्च किया गया था डिसम्बर 2000 में फॉर 1 करोड़ पुअरेस्ट ऑफ द पुअरर फैमिली। जो पुअर फैमिलीज के अंदर भी जो पुअरर है, जिनके पास, पुअर मतलब क्या, हाँ अच्छा खाना अच्छा खा लेते हैं मतलब, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते। ठीक है, अपने सिर्फ नेसेसिटीज़ के अलावा और कुछ फुलफिल करने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। लेकिन उनसे भी पुअरर होते हैं कौन, जिनको 2 वक्त की खाना ठीक से नहीं मिल पाता। तो 1 करोड़ पॉपुलेशन जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर होते हैं, उनको खाना जुगाने के लिए ये स्कीम लाया गया। सितंबर 2013 में क्या हुआ, पार्लियामेंट इसको एनेक्टेड किया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इस एक्ट के चलते the act relies largely on the existing TPDS to deliver food grains as legal entitlements to poor households. This marks a shift by making the right to food a justiciable right. तो इस एक्ट के चलते क्या हुआ, राइट टू फूड को एक जस्टिसेबल राइट बना दिया गया। ठीक है, जैसे कि राइट टू लाइफ हमारा आर्टिकल 21 में होता है, हम जीने के लिए एक डिग्निटी के साथ जीना है, डिग्निटी के साथ रहना है, ये सब हमारे अधिकार है। इस तरह से राइट टू फूड भी हमारे एक जस्टिसेबल राइट बन गई। तो इस टीपीडीएस स्कीम के अंदर इसको मतलब फूड ग्रेन को डिलीवर करना पुअरेस्ट पीपल को, पुअर हाउस होल्ड को एक लीगल एंटाइटलमेंट राइट बन गई। ठीक है, अब देखेंगे पीडीएस सिस्टम फंक्शन कैसे करती है। ओके, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड ग्रेन्स टू द आइडेंटिफाइड बेनिफिशियरीज। तो ये क्या होती है, फार्मर से प्रोक्यूरमेंट एट एमएसपी रेट में सेंटर एफसीआई के द्वारा। ठीक है, ये अगर आप इमेज को जान लेंगे तो शायद आपको और थ्योरी देखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें इस मैप में सब कुछ प्रोवाइड किया गया है। फार्मर से सेंटर की जो एफसीआई सेंटर के बिहाफ से एमएसपी रेट में प्रोक्यूरमेंट कर लेता है। तो प्रोक्यूरमेंट करने के बाद क्या करता है, एलोकेशन एट सेंट्रल इशू प्राइस एलोकेट करके वो स्टेट गवर्नमेंट को दे देता है, स्टोरेज करता है और ट्रांसपोर्ट करता है करके उसके जो डिफरेंट लोकेशन में उसका जो स्टोरेज होता है वहाँ पे स्टोर करके वो स्टेट गवर्नमेंट को सौंप देता है। तो उसके बाद क्या होता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है स्टेट गवर्नमेंट बाय बेनिफिशियरी। तो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो किस तरह की बेनिफिशियरी उनके स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है स्टेट में किस तरह के लोग पुअरर है, कौन सी कैटेगरी के लोगों को पहुंचना चाहिए ज़्यादा खाना, तो ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो ये क्या करती है, वो खाना को लेकर, खाद्य को लेकर फेयर प्राइस सब तक जाती है और यहाँ पे सेल्स ऑफ ग्रेन्स एंड सेंट्रल इशू प्राइस में बेनिफिशियरी को दिया जाता है। इस तरह से पीडीएस सिस्टम काम करता है, यही सब लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम इसको इलेबोरेटली देखेंगे कि किस तरह से इन्वॉल्व, किस तरह से स्टेप्स को हम डिटेल्स में अभी पढ़ेंगे। तो पहला स्टेप था प्रोक्यूरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन को कैसे प्रोक्यूर किया जाता है, एमएसपी के द्वारा। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ऑन द एफसीआई ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इसको प्रोक्यूर करती है फार्मर से। कमीशन ऑफ 1 मिनट, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीएसईपीपी बोला जाता है, ये क्या करती है, एमएसपी को सेट करती है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, ये एमसीक्यू में बहुत बार आ सकता है। सेंट्रलाइज्ड प्रोक्यूरमेंट इज कैरिड आउट बाय एफसीआई and decentralized procurement is a central scheme under which 10 states or UTs procure food grains for the central pool on the behalf of SBI। तो हमारे दो तरह की प्रोक्यूरमेंट होते हैं, एक होते हैं सेंट्रलाइज्ड प्रोक्यूरमेंट जिसको पर्टिकुलरली एफसीआई करता है, और डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्यूरमेंट दूसरा होता है जिसको स्टेट गवर्नमेंट करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑन द बिहाफ ऑफ एफसीआई। अभी तक लगभग 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज अभी तक इसको यूज़ कर रहे हैं। हर एक स्टेट में डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्यूरमेंट नहीं होता। फिर
सेकेंड स्टेज है वो है स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन। हमने प्रोक्योरमेंट कर लिया फार्मर से, तो उसके बाद उसका काम होता है वो प्रोक्योरमेंट जितने सारे खाना हुआ है, खाद्य शस्य हुआ है, उसको लेकर हम गोदाम में या फिर सिलोज में लेकर स्टोर करें। अगर एफसीआई के पास इनसफिशिएंट स्टोरेज स्पेस होता है तो एफसीआई क्या करता है, कुछ हायर करता है स्पेस, 1 मिनट, कुछ स्पेस को हायर करता है और उसको रेंट भी देता है। सेंट्रल एंड स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशंस डिफरेंट एजेंसी के साथ, एजेंसी से, जैसे कि सेंट्रल एंड स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशंस, स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज, प्राइवेट पार्टीज, ये सब से लेकर वो हायर करता है स्टोरेज स्पेस और उसके हिसाब से स्टोर करता है। जो थर्ड जो इन स्टेप है वो है अलोकेशन फॉर फैमिलीज। तो अलोकेशन कैसे होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट allocate food grains from central pool to the state government at uniform central issue price for distribution through PDS। तो जो भी स्टोरेज होता है वो एफसीआई क्या करता है, उसको स्टेट गवर्नमेंट को सौंप देता है। तो उसके बाद ये स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी हो जाती है कि वो कौन सी हाउस होल्ड को रेशन कार्ड प्रोवाइड करना, उसको सुपरवाइज करना, जो जितने सारे फेयर प्राइस सब है उसको सुपरवाइज करना, किस तरह की बेनिफिशियरीज बनेंगे, किस तरह की बेनिफिशियरीज को चाहिए फूड ग्रेन, तो ये सब स्टेट डिसाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया अलोकेशन ऑफ बीपीएल। बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन कौन तरह किस तरह के लोग होते हैं, अंत्योदय अन्न योजना किसको चाहिए होगा, किस तरह की पुअरेस्ट, मतलब जो बीपीएल में जितने पुअरेस्ट हैं उनको किस तरह से मिलेगा, ये सब स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो जो लास्ट हमारा पॉइंट है वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स। तो ये अलोकेट होने के बाद फाइनली डिस्ट्रीब्यूट होता है फूड ग्रेन। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन इज शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। ये साथ में मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट साथ में मिलकर करते हैं। सेंटर में एफसीआई रिस्पॉन्सिबल होता है ये सब करने के लिए, और देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन टू एंड कंज्यूमर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। एफसीआई क्या करता है, ट्रांसपोर्ट कर लेता है फूड ग्रेन को प्रोक्योरमेंट, जहाँ पे प्रोक्योरमेंट हुआ है, जहाँ पे स्टोरेज हुआ है, वहाँ पे गोदाम तक, मतलब जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा वहाँ तक वो ट्रांसपोर्ट कर लेता है, और वहाँ से बेनिफिशरीज को सौंपना, प्रोवाइड करना, ये स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी हो जाती है। तो इसी स्टेप के माध्यम से हमारे पीडीएस काम करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे पीडीएस का इम्पोर्टेंस क्या है। इट हेल्प्स इन इंश्योरिंग फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। आपको पता है कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए, फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए पीडीएस का इम्पोर्टेंट बहुत है, क्योंकि ये तो प्रोवाइड करता है खाना जो पुअरेस्ट सोसाइटी होते हैं, पुअरेस्ट पीपल होते हैं सोसाइटी में। इट हैज़ हेल्प्ड इन एस्टेब्लिशिंग स्टेबलाइजिंग फूड प्राइसेस एंड मेकिंग फूड अवेलेबल टू द पुअर एट अफोर्डेबल प्राइसेस। ये क्या करता है, एक तो हो गया जो पुअरर पीपल है उनको कभी कभी मतलब फ्रीबीज में दिया जाता है, या फिर फ्रीबीज तो नहीं, सब्सिडाइज्ड फॉर्म में खाना मिल जाता है। तो ये प्राइस को स्टेबलाइज करता है और इतना अफोर्डेबल बना देता है कि जो पुअरर पीपल होते हैं वो इनको अच्छी तरह से खरीद पाए। इट मेंटेन्स द बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स इन द वेयर हाउस सो दैट द फ्लो ऑफ फूड रिमेन एक्टिव इवन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लेस एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। ये क्या करता है, जो फूड ग्रेन होते हैं अपने गोदाम में बफर स्टॉक मेंटेन रखने में ये मदद करता है, जिसके वजह से अगर ऐसा कुछ कंडीशन आ गया जहाँ पे फूड ग्रेन प्रोडक्शन कम हो जाता है, तभी भी ये कुछ फूड प्रोवाइड करने में लोगों को कुछ मतलब डेफिशिएंट नहीं होती, प्रॉब्लम नहीं होती, लोगों के पास ठीक ठाक खाना पहुंच जाता है। इट हैज़ हेल्प्ड इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन्स बाय सप्लाइंग फूड फ्रॉम सरप्लस रीजन्स इन द कंट्री टू डेफिशिएंट रीजन। कभी कभी क्या होता है, ये जो बफर स्टॉक की वजह से बहुत सारे ऐसे स्टेट होते हैं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रोक्योरमेंट हो जाता है कभी कभी, तो ये वहाँ पे गोदाम में स्टोर हो जाता है। तो कभी कभी जहाँ पे और एक आसपास की स्टेट में अगर कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ हो गया या फिर प्रोडक्शन बहुत कम हो गया, खाने की लैक हो गई, तो वहाँ पे ये सरप्लस रीजन जहाँ पे ज़्यादा खाना स्टोर है, वहाँ से डेफिशिएंट रीजन में ये खाना प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। द सिस्टम ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और जो प्रोक्योरमेंट हुआ है, ये दोनों एक साथ मिलकर क्या करते हैं, फूड ग्रेन प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में भी बहुत मदद करते हैं। फूड ग्रेन्स आर डायरेक्टली परचेज फ्रॉम फार्मर्स एश्योरिंग देम विथ ग्रेटर प्राइस। तो जब हम एफसीआई डायरेक्ट फार्मर से परचेस करते हैं तो कहीं ना कहीं फार्मर्स की इनकम में भी ग्रोथ होती है। ठीक है, पीडीएस प्राइमरली टारगेट्स
बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज, ठीक है। तो जिसके वजह से ये कम्युनिटी, ये जो लोग होते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, खाना ठीक से नहीं मिलता उनको, ये लोग कहीं कहीं ना कहीं फायदेमंद हो जाते हैं उनके लिए। सम स्टेट्स हैव एक्सपांडेड द पीडीएस टू इंक्लूड अंत्योदय अन्न योजना। ये भी कुछ स्टेट में अंत्योदय अन्न योजना के द्वारा डिफरेंट बेनिफिशियरीज को बेनिफिट मिल जाता है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पुअरर है उनको भी बेनिफिट मिल जाता है इस पीडीएस के द्वारा। एडिशनली नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये भी पीडीएस की कवरेज को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है, जैसे कि प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स, एलिजिबल हाउस होल्ड्स, ये सारे ये इसमें भी कवर हो जाते हैं। तो इतने सारे पॉपुलेशन को ये बेनिफिट दे देता है। तो मेजर गोल्स ऑफ पीडीएस की गोल क्या है? गोल ये है कि कंज्यूमर को गुड अवेलेबल टू कंज्यूमर्स, कंज्यूमर को अवेलेबल हो जाए खाना, स्पेशली जो कि डिसएडवांटेज सेक्शन है या फिर वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी के, उनको फेयर प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइसेस में खाना पहुंच जाए, ये इसका सबसे मेन गोल है। फिर ratify the existing imbalance between the supply and demand for consumer goods, check and prevent hoarding and black marketing in essential commodities। जो एसेंशियल कमोडिटीज है जैसे कि हो गया राइस, व्हीट, शुगर, ये सारी चीज़ों को जिस तरह उसमें ब्लैक मार्केटिंग ना हो, होर्डिंग मतलब एक्स्ट्रा अकोमुलेशन ऑफ फूड ग्रेन्स, उस तरह की कंडीशन ना हो, और सप्लाई डिमांड में एक बैलेंस हो, ये सारी चीज़ों को ये कहीं ना कहीं प्रिवेंट करता है, मतलब सुपरवाइज करता है। ये सोशल जस्टिस भी देखता है इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। मतलब ये जो कैसे सोशल जस्टिस देखता है, जो लोग को खाना नहीं मिल पाता, अंडर प्रिविलेज्ड लोग, अंडर बिलो पॉवर्टी लाइन पीपुल, उनको खाना प्रोवाइड करके कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस को भी प्रमोट करता है। इवन आउट फ्लक्चुएशंस इन प्राइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मास कंजप्शन ऑफ गुड्स, किस तरह की प्राइसेस में फ्लक्चुएशन हो, इसको रोकना है, इसका गोल है। और मास कंजप्शन ऑफ गुड्स की अवेलेबिलिटी करें। मास कंजप्शन ऑफ गुड्स माने मतलब राइस हो गया, व्हीट हो गया, ये मास कंजप्शन होती है, इसको कोई एक लोग नहीं खाते, इसको हर एक लोग खाते हैं, ये एक स्टेपल फूड है। तो ये कैसे अवेलेबिलिटी होगी बहुत ईजी तरीके से, ये भी इसका गोल है। सपोर्ट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, ये पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम को सपोर्ट करता है, पर्टिकुलरली रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में, ठीक है, ये इसका गोल है। एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस उसी पॉइंट से आप निकाल सकते हैं। फूड प्राइस को स्टेबलाइज करता है, मेकिंग फूड अवेलेबल टू कंज्यूमर्स अफोर्डेबल प्राइस, अवॉइडिंग हंगर फेमिन बाय सप्लाइंग फूड फ्रॉम सरप्लस रीजन। जिस तरह से हमने जितने सारे पॉइंट्स डिस्कशन किया है, उसमें आप पॉइंट निकाल के इसका एडवांटेज बना सकते हैं। एमएसपी के द्वारा प्रोक्योरमेंट होने के जब होता है तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, फार्मर की इनकम बढ़ जाता है। तो मैंने इतने सारे पॉइंट्स यहाँ पे नहीं लिखा, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग से बहुत सारे पॉइंट डिस्कशन करते हुए आ रही हूँ। तो मुझे लगता है कि आप लोग के दिमाग में अब आ गया होगा कौन सी पॉइंट इसके एडवांटेजेस के लिए हो सकता है, ठीक है। तो आप इसके हिसाब से लिख लोगे। फिर डिसएडवांटेज लिमिटेशंस क्या होता है पीडीएस में? आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर बाय द डीलर इज नॉट फुल प्रूफ। जो क्या होता है ना, कभी कभी लार्ज नंबर ऑफ पुअर एंड नीडी पीपल आर लेफ्ट आउट एंड लॉट्स ऑफ फेक कार्ड्स आर ऑल्सो इशूड। कभी कभी ना करप्शन बीच में आ जाता है, तो जिसका पहचान वाला होते हैं या फिर थोड़े पैसा दे देते हैं, तो कई बार बिलो पॉवर्टी लाइन की सिचुएशन ना होते भी लोगों को वहाँ पे इंक्लूड कर दिया जाता है। कभी कभी पुअरर ऑफ द जो पुअर सोसाइटी होते हैं, कम पीपल होते हैं, करप्शन करते हुए वो अंदर आ जाते हैं, हालांकि वो पुअरर ना हो, तो इस तरह की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो ये एक डिसएडवांटेज है। फिर फेयर प्राइस सब जो होते हैं ओनर्स, वो फेक रेशन कार्ड सेंड कर देते हैं द फूड ग्रेन्स इन द ओपन मार्केट। द गेट्स फेक रेशन कार्ड, उनको फेक रेशन कार्ड मिल जाता है सेंड द फूड ग्रेन्स इन द ओपन मार्केट को सेंड करने के लिए, इस तरह की कंडीशन होती है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं माल प्रैक्टिसेस हो जाता है। पीपुल डो नॉट गेट परमिटेड अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फेयर प्राइस ऑफ, जो उनको जितना भी मतलब अगर एक इंसान को 5 kg चावल या फिर 5 kg व्हीट मिलने वाला है, तो कहीं ना कहीं कभी कभी क्या होता है, वो कुछ इश्यूज दिखाकर इसको कम कर दिया करते हैं और इसको लेकर बाहर सेल कर देते हैं उनको बेनिफिट के लिए। तो इस तरह की कंडीशन कभी कभी देखने को मिलता है। डिवीजन ऑफ फूड ग्रेन्स बाय फेयर प्राइस ऑफ होल्डर्स एंड मीडिएटर्स, तो फूड ग्रेन को डिवीजन भी कर लेते हैं, ये अच्छी खासी फूड ग्रेन है, इसका प्राइसेस थोड़ा बढ़ा दो, या फिर डिफरेंट तरह की माल प्रैक्टिसेस होता है। मैनी टाइम्स गुड क्वालिटी फूड ग्रेन्स आर रिप्लेस्ड विथ पुअर क्वालिटी
क्वालिटी चीप फूड ग्रेन्स। तो जो भी अच्छी क्वालिटी फूड ग्रेन होते हैं क्या करते हैं, उनके पास अगर फेयर प्राइस सब में कुछ बचा हुआ कुछ खराब चीज़ें हैं तो उसको मिलावट करवा देते हैं। पीडीएस इंक्लूड ओनली फ्यू फूड ग्रेन्स जैसे कि व्हीट, राइस, ये दोनों देते हैं। इट डज नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्लीट न्यूट्रिशन। सिर्फ चावल और गेहूं खा के किसका रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकता है क्या? लेकिन गवर्नमेंट इसी दो चीज़ों को ही, स्टेपल फूड को ही ओनली प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से बाकी के न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं हो पाते। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड जनरेशन, प्रोक्यूरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हो गया, जैसे कि मान के चलिए पंजाब एंड हरियाणा, फ्रॉम व्हिच व्हीट इज प्रोक्यूर्ड टू ट्रांसपोर्ट फूड ग्रेन्स फ्रॉम पंजाब टू फार फ्लॉन्ग एरियाज इन नॉर्थ ईस्ट विल एंटेल कॉस्ट एंड टाइम बोथ। तो क्या होता है, मैं समझाती हूँ कि अगर मान के चलिए हमारे जो नॉर्दर्न स्टेट पंजाब और हरियाणा में अगर हमारा ज़्यादा राइस या फिर व्हीट प्रोक्योरमेंट हुआ है, तो वहाँ से अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जहाँ पे डेफिशिएंट होता है ये प्रोडक्शन, अगर हम यहाँ से ट्रांसपोर्ट करें तो कहीं ना कहीं क्या होता है, हमें ज़्यादा कॉस्ट देना पड़ेगा और टाइम भी बहुत कंजप्शन होगा। तो इसके वजह से ना अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है कभी कभी। ये भी वन तरह की लिमिटेशंस है हमारे पीडीएस की। हाई लेवल ऑफ बफर स्टॉक, अगर हम रिक्वायरमेंट से ज़्यादा बफर स्टॉक स्टोर कर लिया और कहीं पे भी कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी, हर एक जगह पे ठीक ठाक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो क्या होगा, ये जो ओवर स्टॉक हो गया है कहीं ना कहीं वेस्टेज में चला जाएगा और क्वालिटी भी डिट्रेट हो जाएगा। ये भी एक डिसएडवांटेज है। स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन इनसाइड इनक्यूबेटर कैरी हाई कॉस्ट ऑन द गवर्नमेंट। कभी कभी इनक्यूबेटर के अंदर अगर हम स्टोरेज करते हैं तो ये गवर्नमेंट को बहुत कॉस्ट पड़ जाता है। Provision of MSP has encouraged farmer to divert land from production of coarse grains that are consumed by poor। तो क्या होता है, कभी कभी हमें जो MSP का प्रोविजन क्या है, MSP पर्टिकुलरली 23 क्रॉप्स के लिए हुआ है, तो ये जो MSP क्या करता है, MSP के वजह से फार्मर डाइवर्ट होते हैं अपने लैंड को, जो लैंड में व्हीट, राइस के अलावा डिफरेंट कोर्स ग्रेन्स भी करते हैं जो कि पुअरर के द्वारा कंज्यूम किया जाता है, जैसे कि मिलेट्स हो गया और बाजरा हो गया, ये सारी चीज़ों को भी डाइवर्ट कर लेते हैं, जिसके वजह से जो कि हमारी पीडीएस के अंतर्गत नहीं है, तो क्या होता है कभी कभी ये पीडीएस में हानि पहुंचाता है। ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जैसे कि लिमिटेड बेनिफिट्स टू पुअर, ये पुअर को ज़्यादा बेनिफिट नहीं देते। एक तो क्या हुआ, इसमें बहुत करप्शन होते हैं। दो में पुअर जो पीपल होते हैं कभी कभी रेशन कार्ड ठीक से बहुत सारे पुअर को नहीं मिल पाता। और थर्ड में जो राइस वेट दो चीज़ें दिया जाता है उसमें उनकी कंजप्शन की न्यूट्रिशन क्वालिटी फुलफिल नहीं हो पाती। रीजनल डिस्पैरिटीज़ इन पीडीएस बेनिफिट्स। रीजनल डिस्पैरिटीज़ मतलब कई कई जगह पे रीजनल के जगह में डिस्पैरिटीज़ होते हैं, बायसनेस होते हैं और बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ ये सब छूट जाते हैं, मतलब पीडीएस वहाँ तक पहुँच नहीं पाती, वो भी प्रॉब्लम होती है। अर्बन बायसेस होते हैं, अर्बन में बायसनेस तो बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनका पहचान वाला होते हैं तो वो करप्शन करके रेशन कार्ड बना लेते हैं, तो जिसमें पुअरर पर सेक्शन कहीं ना कहीं इसमें छूट जाते हैं, उनको बेनिफिट नहीं मिल पाते। बर्डन ऑन फूड सब्सिडी। अब हमारे इंडिया जो है वो एक वास्ट कंट्री है और इंडिया वर्ल्ड की नंबर 1 पॉपुलेटेड कंट्री है। इतने सारे लोगों में और जितने पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पुअर सोसाइटी भी कहीं ना कहीं उसी हिसाब से इंक्रीज हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, अगर गवर्नमेंट हर एक इंसान को इस तरह की सब्सिडी में देकर पीडीएस देने लगा तो क्या होगा, डेफिनेटली गवर्नमेंट के ऊपर एक बर्डन आ जाएगा, तो गवर्नमेंट को उधार करनी पड़ेगी वर्ल्ड बैंक से। तो इस तरह की कुछ लिमिटेशंस बताया गया है पीडीएस में। तो दोस्तों अब हम देखेंगे पीडीएस का स्ट्रेंथ क्या है। हमारे जो इंडिया में पीडीएस है उसकी स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे। 4.6 लाख पीडीएस है हमारे इंडिया में, अभी तक फंक्शन कर रही है। वर्ल्ड्स बिगेस्ट फूड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जिसको इंडिया में पीडीएस बोला जाता है, ये 60 मिलियन रजिस्टर्ड फैमिलीज को 200 बिलियन रुपीस कॉस्ट में फेड करा चुका है अभी तक। ठीक है। फिर हमारा जो पीडीएस है वो एक मेजर इंस्ट्रूमेंट है टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी ऑफ द पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये मेजर इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से माना जाता है इसको। ये हंगर, मैलन्यूट्रिशन को रिड्यूस करता है।
ये एक बेस्ट बेस्ट एग्जाम्पल के हिसाब से माना जाता है कि जब सेंट्रल एंड स्टेट कोऑपरेशन के बारे में बात किया जाता है तो पीडीएस को एक बेस्ट एग्जाम्पल की तरह माना जाता है। पीडीएस ये सेंट्रली कंट्रोल्ड होता है बट एंड स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है, वर्क्स विद द कोऑपरेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट हैविंग रोबस्ट नेटवर्क एंड मोर देन 4.5 लाख फायर प्राइस शॉप्स इन ऑल ओवर द कंट्री। ये एक कंट्रोल सेंट्रलिस्ट कंट्रोल एंड स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोऑपरेट किया जाता है। कोऑपरेट करके स्टेट गवर्नमेंट काम करती है और इसके द्वारा 4.5 लाख फेयर प्राइस शॉप बनाया गया है इंडिया में जो ऑपरेट करती है। गवर्नमेंट की जो न्यू इनिशिएटिव है लाइक बापू एंड पीडीएस, इसका ह्यूज कैपेसिटी है और ये लीकेजेस को लोअर डाउन करती है और एफिशिएंसी को टारगेट को बढ़ाती है, इम्प्रूव करती है। ये डिजिटलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज सेट टू इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ पीडीएस। ठीक है, धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन और कंप्यूटराइजेशन को भी बढ़ोतरी दे रही है, ये हमारे स्ट्रेंथ्स है। तो अब हमारा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है क्या, इश्यूज क्या होते हैं पीडीएस में। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज। पहली बात यह है कि स्टडीज ऑफ shown that targeting mechanisms such as TPDS are prone to large inclusion and exclusion errors. This implies that entitled beneficiaries are not getting food grains while those that are ineligible are getting undues benefits. क्या होता है, कभी कभी करप्शन हो जाता है बीच में, तो जो हमारे जो स्कीम किया करा गया है कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर जो फैमिलीज होते हैं, कभी कभी पुअरर फैमिलीज को वहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता। अगर मतलब कोई हेराफेरी करता है बीच में तो जो डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है उनको भी कभी कभी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है और जो डिजर्विंग होते हैं वो एक्सक्लूड हो जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि जो पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में कहीं ना कहीं वो छूट जाते हैं इस स्कीम से। ठीक है, ये प्रॉब्लम होती है। लीकेजेस ऑफ द फूड ग्रेन, किस तरह की लीकेज होती है, ट्रांसपोर्टेशन लीकेजेस काफ़ी बार होता है, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान लीकेज होता है। एंड ब्लैक मार्केटिंग, जो फेयर प्राइस शॉप के ओनर रहते हैं वो क्या करते हैं, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है बीच में गायब कर लिया या फिर बीच में ट्रांसफ़र कर लेते हैं कुछ फूड ग्रेन्स और उसके जगह कोई अच्छी फूड ग्रेन की डिलीवरी हो रही हो तो वो उसके जगह कुछ मिलावट कर देते हैं, तो जो गनी बैग्स होते हैं उसको चेंज करवा देते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें बनती रहती हैं। टीपीडीएस सफर फ्रॉम लार्ज लीकेजेस फूड ग्रेन्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन टू एंड फ्रो फ्रॉम रेशन शॉप टू द ओपन मार्केट। इन एन evaluation of TPDS, the erstwhile planning commission around found 36% leakage of PDS rice and wheat at all India level. देख सकते हैं जो प्लानिंग कमीशन ने पकड़ा था 36% लीकेज हो रहा है। एक रिपोर्ट में उन्होंने बताया था राइस एंड व्हीट की 36% जो होता है लीकेजेस हो रहा है ऑल इंडिया लेवल में। ठीक है, फिर इशू विथ प्रोक्यूरमेंट में हमने देखा, जब प्रोक्यूरमेंट पढ़ा था तब हमने इशू के बारे में बात किया था किस तरह की इशू होती है। अगर ओपन एंडेड प्रोक्यूरमेंट हो गई तो क्या होता है, ऑल इनकमिंग ग्रेम्स एक्सेप्टेड इवन ए बफर स्टॉक इज फील्ड क्रिएटेड ए शॉर्टेज इन द ओपन मार्केट। कई बार ये भी प्रॉब्लम होती है कि अगर बफर स्टॉक ऑलरेडी फुलफिल्ड है तो भी कभी कभी क्या होता है, प्रोक्यूरमेंट कर लेते हैं तो बफर स्टॉक से ज़्यादा वहाँ पे ज़्यादा स्टोर रह जाती है। तो क्या होती है, ये स्टोर रह के अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता तो कहीं ना कहीं वो वेस्टेज हो जाती है या फिर क्वालिटी डिग्रेडेशन हो जाती है। या फिर कभी कभी क्या होता है, प्रोक्यूरमेंट स्टाफ की वजह से, अगर स्टाफ के पास अच्छी खासी, कभी कभी स्टाफ की गलतियों की वजह से प्रोक्यूरमेंट ठीक से नहीं हो पाती। ठीक है, स्टोरेज में इशू होती है, उसमें भी पीडीएस की प्रॉब्लम होती है। कैसे, परफॉर्मेंस ऑडिट बाय द सीएजी उसने रिवील किया था कि serious shortfall in the government storage capacity given the increasing procurement and incidence of rotting at food grains, lack of adequate cover storage is bound to be cause for concern। हमने पढ़ा था, आपको पता होगा, जो प्रोक्यूरमेंट के बारे में, प्रोक्यूरमेंट कंस्ट्रेंट के बारे में हम पढ़ रहे थे, वहाँ पे इशू में हमने दिखाया था कि स्टोरेज में किस तरह के इशूज होते हैं। एक रिपोर्ट ने उसको पब्लिश किया था कि हमारे जितना कैपेसिटी है स्टोरेज में वो फुलफिल नहीं होता गवर्नमेंट की स्टोरेज, और कभी कभी क्या करता है, एफसीआई क्या करता है, बाहर स्टोरेज के लिए रेंट ले लेता है।
तो वो स्टोरेज वहाँ पे ओवर कैपेसिटी हो जाती है, फिर भी वहीं पे रखते हैं ताकि मतलब करप्शन करने के लिए प्राइवेटली ये करके इस तरह की प्रॉब्लम होती है। और जो गवर्नमेंट की जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ होती है वहाँ पे इतना अच्छे कैसे स्टोरेज मैकेनिज्म मेंटेन नहीं होती, जिसके वजह से खाद्य जो होती है खाद्य से रटिंग हो जाती है, वेस्टेज हो जाती है। ठीक है, द प्रोविजन ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस has encouraged farmers to divert land from production of coarse grains that are consumed by the poor। तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है क्या, हमारे जो 23 या फिर 22 क्रॉप को एमएसपी दिया जाता है, तो 20 तो उसमें क्या होता है, हमारे जो पीडीएस है वो ओनली राइस और व्हीट के लिए दिया जाता है। ठीक है, और कई कई बार जो स्टेट्स होते हैं वो शुगर कुछ पल्सेस ऐड कर देते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली तो ऑल इंडिया में राइस एंड व्हीट ही दिया जाता है। तो बाकी तो जितने सारे क्रॉप्स रह गए 20 लगभग जो क्रॉप्स रह गए, तो उनका भी एमएसपी अच्छी खासी मिलती है। तो कभी कभी क्या करते हैं जो फार्मर्स होते हैं, डाइवर्ट कर लेते हैं अपने लैंड को, राइस और व्हाइट से निकाल के कई शुगर कैन कर लिया, कोई डिफरेंट मिल पल्सेस कर लिया। तो इसके वजह से क्या होता है, जो पुअरर की कंजप्शन न्यूट्रिएंट है जो राइस एंड व्हीट, वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाती है, प्रोडक्शन कम हो जाती है। ठीक है, ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को कहीं ना कहीं एंड दस डिस्करेज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, एनवायरमेंटल इश्यूज क्या होती है, एनवायरमेंटल इश्यूज ये होती है कि ओवर एम्फासिस ऑन अटेनिंग सेल्फ सफिशिएंसी एंड ए सरप्लस इन फूड ग्रेन व्हिच आर वाटर इंटेंसिव हैज बीन फाउंड टू बी एनवायरमेंटली अनसस्टेनेबल। तो क्या होता है, जो पीडीएस में हमारा प्रोक्यूरमेंट होता है पर्टिकुलरली राइस एंड व्हीट की, ये जो दोनों क्रॉप है ये बहुत पानी लेते हैं उगाने के लिए। तो इसके वजह से क्या होता है, अगर फार्मर्स ज़्यादा से ज़्यादा इसी दो क्रॉप के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे तो डेफिनेटली पानी की बहुत ज़रूरत होगी। तो कहीं ना कहीं ये एनवायरमेंटली अनसस्टेनेबल की काम के हिसाब से माना जाता है, क्योंकि ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। अगर हम वहाँ पे अदर क्रॉप करते हैं तो डेफिनेटली क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी एनकरेज होगी, फार्मर की प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और इनकम भी बढ़ेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, ओनली राइस एंड व्हीट के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। जैसे प्रोक्यूरिंग स्टेट्स जो होता है पंजाब एंड हरियाणा, वहाँ पे बहुत राइस एंड व्हीट उगाया जाता है, और जिसके वजह से वहाँ पे ग्राउंड वाटर डिप्लेशन की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, सॉइल की डिटोरेशन की होती है, वाटर कंडीशन ओवर यूज़ के वजह से और फर्टिलाइजर यूज होने की वजह से वाटर की जो कंडीशन होती है वो खराब हो जाती है। ठीक है, तो अब देखेंगे पीडीएस रिफॉर्म क्या है। तो दोस्तों, पीडीएस रिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि हम अगर स्कीम बना दिया या फिर कुछ इनिशिएटिव हम इम्प्लीमेंट कर लिया, तो काफ़ी टाइम इम्प्लीमेंट होने के बाद हम देखते हैं धीरे धीरे उसमें कुछ लाक्यूना हो रहा है, या फिर लूप होल ढूंढ के लोग उसका करप्शन करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। तो जिसके वजह से वो धीरे धीरे सक्सेस, अगर हमारी गोल होती है तो धीरे धीरे वो फेल्योर की तरफ चली जाती है, या फिर कहीं ना कहीं उतनी हद तक वो सक्सेस नहीं दे पाती जो हमने डिसाइड किया होता है पहले, इम्प्लीमेंट करने से पहले, जिसको ध्यान में रखकर हमने इम्प्लीमेंट किया था। तो इसी वजह से धीरे धीरे क्या होता है, जितने सारे स्कीम्स होते हैं या फिर गवर्नमेंट की इनिशिएटिव होते हैं, तो धीरे धीरे उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और रिफॉर्म उसमें लाने की ज़रूरत होती है। तो इसी वजह से पीडीएस में भी कई बार रिफॉर्म किया गया। तो डिफरेंट टाइप ऑफ रिफॉर्म्स अंडरटेकन बाय डिफरेंट स्टेट के द्वारा डिफरेंट रिफॉर्म्स धीरे धीरे हुए। तो रिफॉर्म में पहला रोल था आधार का, इंटीग्रेटिंग आधार विथ टीपीडीएस। तो जो हमारा टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो आया, उसमें आधार कार्ड को इंटीग्रेट किया गया, जिसके द्वारा क्या हुआ, विल हेल्प इन बेटर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज एंड एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर। कौन अंदर आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है, मतलब बेनिफिशरी के अंदर किस किस को इंक्लूड किया गया है, किस किस को छोड़ा गया है, ये सब के बारे में थोड़ा ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होने लगी आफ्टर इंटरलिंकिंग आधार कार्ड विथ दिस। अकॉर्डिंग टू ए स्टडी बाय द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके द्वारा आधार कार्ड को पब्लिश किया जाता है,
उसके एक रिपोर्ट के हिसाब से और यूजिंग आधार विथ टीपीडीएस वुड हेल्प एलिमिनेट डुप्लीकेट एंड घोस्ट बेनिफिशरीज। घोस्ट मतलब जो फेक बेनिफिशरीज होते हैं, ठीक है। डुप्लीकेट मतलब एक बार, दो बार, तीन बार उनका रेशन कार्ड बन जाता है। इस तरह की सिचुएशन भी क्रिएट होती है। एंड मेक आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज मोर एक्यूरेट। इसके वजह से एक्यूरेट बेनिफिशरीज की आइडेंटिफिकेशन हो पाती है, ठीक है। ये एक रिफॉर्म धीरे धीरे किया गया। सेकेंड रिफॉर्म हुआ टेक्नोलॉजी बेस्ड रिफॉर्म्स ऑफ टीपीडीएस इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट्स। कुछ स्टेट्स ने क्या किया, कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड रिफॉर्म लाया, जैसे कि वादा कमेटी अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक वादा कमेटी अपॉइंटमेंट किया गया था। उन्होंने फाउंड किया कि कुछ स्टेट्स कंप्यूटराइजेशन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एंड कुछ अदर टेक्नोलॉजी बेस्ड रिफॉर्म कर रहे हैं टीपीडीएस में। टेक्नोलॉजी बेस्ड रिफॉर्म्स जो कि देखिए, आजकल कंप्यूटराइजेशन होने के बाद क्या हो रहा है, जब डिजिटलाइजेशन हो जाता है ना, सब कुछ कंप्यूटर में डाटा फीड होता है, तो जो कि डुप्लीकेशन को पकड़ लेता है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता है। क्या डाटा सब कुछ हम अगर आप मतलब क्या कंप्यूटराइजेशन करेंगे, नेट में सब कुछ प्रोवाइड करेंगे ऑनलाइन, तो वो एक बार रह गया, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते, उसमें कुछ टैम्परिंग नहीं कर सकते। लेकिन आप कुछ अगर लिख मतलब कुछ पेपर वर्क अगर कर रहे हो, तो डेफिनेटली उसका टैम्परिंग अच्छी तरह से हो सकता है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये फूड ग्रेन की लीकेजेस को हेल्प मतलब रिमूव करने में हेल्प किया। तमिलनाडु इम्प्लीमेंट किया था यूनिवर्सल पीडीएस सच दैट एवरी हाउस होल्ड इज एंटाइटल्ड टू सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स। उन्होंने इस तरह के कुछ इम्प्लीमेंट किया कि हर एक हाउस होल्ड को सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स मिलेगी, ठीक है। उस तरह की छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उन्होंने भी कुछ इम्प्लीमेंट किया था आईटी मेजर्स टीपीडीएस में, जिसके दौरान क्या हुआ, रेशन कार्ड का डिजिटलाइजेशन हुआ। यूज ऑफ जीपीएस ट्रैकिंग, डिलीवरी जब होता है तब जीपीएस ट्रैकिंग की यूज होती है वहाँ पे। यूज ऑफ एसएमएस बेस्ड मॉनिटरिंग बाय सिटीजन्स। अब इस मतलब सिटीजन के द्वारा एसएमएस बेस्ड मॉनिटरिंग भी होता है कि आप एसएमएस भेज के, पता है ना, कभी कभी कुछ कन्फर्मेशन करने के लिए, जैसे एसबीआई वाले बोलते हैं आप एसएमएस डाल के इस नंबर पे भेज दो, हम आपके ट्रांजैक्शन सब भेज देंगे, का एसबीआई के ट्रांजैक्शन भेजेंगे। उसी तरह से टीपीडीएस की भी होती है, आप एसएमएस भेज दो, आपको पहुंचा कि नहीं ये हम कंफर्म कर लेंगे। तो इसी तरह की कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी का मदद से कुछ स्टेट्स इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ रिफॉर्म्स के बारे में टेबल फॉर्मेट में मेंशन किया हुआ है, उसकी बेनिफिट क्या है रिफॉर्म्स की, और कौन सी स्टेट इसको इम्प्लीमेंट किए हैं उसके बारे में लिखा है। जैसे कि रेशन कार्ड की डिजिटाइजेशन होना, ये एक रिफॉर्म है जिसको किया था आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात एक्सेट्रा। ये क्या करता है, ऑनलाइन एंट्री वेरिफिकेशन करता है बेनिफिशियरी डाटा की, और ऑनलाइन स्टोरिंग ऑफ मंथली एंटाइटलमेंट ऑफ बेनिफिशरीज। जो भी मेरे बेनिफिशरीज को मंथली जो मिलता है खाना वगैरह, वो ऑनलाइन स्टोर करता है। और नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, ऑफटेक ऑफ फूड ग्रेन्स बाय बेनिफिशरीज, फार्मर सॉरी जो प्राइस ऑफ है उसमें उससे कौन कौन सी बेनिफिशरीज फूड ग्रेन ले चुके हैं, कौन कौन लेना बाकी है, ये सब सारी चीज़ें को वो डिजिटलाइजेशन करके रखे हुए थे। फिर कंप्यूटराइजेशन एलोकेशन टू फेयर प्राइस ऑफ, ये भी कंप्यूटराइजेशन का सिस्टम जो है वो छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब एरिया स्टेट गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया था। ये क्या होता है, जो फेयर प्राइस ऑफ एलोकेशन होता है उसको कंप्यूटराइज करके रखता है। स्टॉक बैलेंस कितना है उसको डिक्लेयर करने, उसको भी कंप्यूटराइजेशन करके रखा होता है। और जितने सारे वेब बेस्ड स्टॉक चैलेंज होते हैं इसको भी मतलब ट्रांसपोर्टेशन के दौरान लीकेज ना हो उसका भी ध्यान रखे कंप्यूटराइजेशन किया जाता है। ये क्विक एफिशिएंट ट्रैकिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, इसको भी वो कंप्यूटराइजेशन के द्वारा सब कुछ किया जाता है पीडीएस को ट्रांसपेरेंसी देने के लिए। फिर इशू ऑफ स्मार्ट कार्ड इन प्लेस ऑफ रेशन कार्ड, रेशन कार्ड की जगह स्मार्ट कार्ड की यूज करना, ये भी एक तरह के रिफॉर्म्स कुछ स्टेट ने किया था, जैसे कि हरियाणा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, इस तरह से। यहाँ पे क्या बेनिफिट हुआ कि सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू स्टोर बेनिफिशियरी डाटा, कुछ सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल किया गया बेनिफिशियरी डाटा को स्टोर करने के लिए। स्टोर्स डाटा सच एज मतलब जो बेनिफिशियरी होते हैं उनके एड्रेस, उनके बायोमेट्रिक्स, बीपीएल कैटेगरी के हैं या एपीएल कैटेगरी के हैं, और मंथली एंटाइटलमेंट उनको कितना मिला है, कितना मिलना चाहिए, फैमिली मेम्बर्स कौन कौन है, सब कुछ वहाँ पे स्टोर होके रहता है। और ये काउंटर फेटिंग को प्रिवेंट कर रहा था होता है,
ठीक है, इस तरह की बेनिफिट यहाँ से मिला है। फिर लास्टली ये होता है यूज ऑफ जीपीएस टेक्नोलॉजी। जीपीएस टेक्नोलॉजी का भी रिफॉर्म कुछ स्टेट्स जैसे कि छत्तीसगढ़, तमिलनाडु ये सब भी फॉलो कर रहे थे और उनका बेनिफिट ये था कि ग्लोबल जीपीएस की यूज़ करने से क्या होता है, जो ट्रक्स वगैरह मूवमेंट करते हैं फूड ग्रेन कैरी करके, उनको वहाँ से जो फेयर प्राइस अब तक ले आते हैं वहाँ तक पर्टिकुलरली जीपीएस की ट्रैकिंग होती है, ताकि बीच में कुछ गायब ना हो, कुछ करप्शन ना हो। ठीक है, और कुछ जैसे होती है एसएमएस बेस्ड मॉनिटरिंग हो गया, वो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु ये सब जगह में स्टेट में ये रिफॉर्म होया था। इसके द्वारा क्या होता है, अलाउज मॉनिटरिंग बाय सिटीजन के द्वारा एसएमएस भेज के कंफर्म किया जाता है कि उनको उनके खाना जो फूड ग्रेन होता है वो ठीक टाइम से पहुंचा या नहीं पहुंचा, कितना पहुंचा, ठीक अमाउंट से पहुंचा कि नहीं, ये सब कुछ उनको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। फिर वेब बेस्ड सिटीजन्स पोर्टल एक बनाया गया है जिसमें ये छत्तीसगढ़ में पर्टिकुलरली इम्प्लीमेंट हुआ है। इसमें क्या होता है, पब्लिसाइज ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होता है कि आप पब्लिकली ग्रेवियंस रिड्रेसल मशीनरी यहाँ पे रिड्रेसल कर सकते हो। टोल फ्री नंबर दिया गया है जहाँ पे सेंटर में कॉल करके आप रजिस्टर कर सकते हो अपनी कंप्लेंट एंड कुछ सजेशन अगर चाहते हो वहाँ पे ले सकते हो। फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये एक रिफॉर्म होता है। वहाँ पे क्या होता है, कैश इज ट्रांसफर टू द बेनिफिशियरीज अकाउंट इंस्टेड ऑफ फूड ग्रेन सब्सिडी कंपोनेंट। तो क्या होता है, फूड ग्रेन की जो सब्सिडी होता है उसको ना दे के डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया जाता है बेनिफिशियरी के अकाउंट को। दे विल बी फ्री टू बाय फूड ग्रेन्स फ्रॉम एनीवेयर इन द मार्केट। तो क्या होता है, अगर आप एक जगह में माना आप एक जगह में रहते हो, ठीक है, वहाँ पे पास में कुछ फूड ग्रेन फेयर प्राइस ऑफ नहीं है, तो क्या करोगे, आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा। मतलब अगर यहाँ पे आपके आसपास जो फूड प्राइस शॉप है तो वहाँ पे खाना ख़त्म हो गया या फिर आपको और एक स्टॉप जाना पड़ेगा या फिर ऐसा भी कुछ हुआ होगा, तो नहीं, ये एग्जाम्पल नहीं ठीक होगा। तो मान के चलिए इसमें क्या होता है, पर्टिकुलरली एक बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा दिया जाता है, उसको फूड ग्रेन सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन प्रोवाइड नहीं किया जाता। तो क्या होता है, 1 मिनट। तो ये जो बेनिफिशियरीज को जो पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो क्या होता है, उस पैसे से उसको जिस तरह की खाना चाहिए वो मार्केट से ले सकता है। ठीक है, मार्केट की कोई भी मार्केट से वो खरीद सकता है उतने पैसे से। तो ये होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। फिर वन नेशन वन रेशन कार्ड, तो इसका क्या, इस रिफॉर्म का क्या बेनिफिट होता है, ये होता है कि एनेबल बेनिफिशियरीज टू असेस देयर पीडीएस फ्रॉम एनी फेयर प्राइस ऑफ इन द कंट्री रिगार्डलेस ऑफ देयर होम स्टेट। पहले क्या होता था, अगर आप एक ही स्टेट की इंसान हो तो स्टेट के अंदर जहाँ भी जाते हो वहाँ आपको मिल जाता है फेयर प्राइस ऑफ से आप फूड ग्रेन ले लेते हो। लेकिन ये आने के बाद, वन नेशन वन रेशन कार्ड होने के बाद, आप इंडिया में किसी भी स्टेट में अगर हो तो आपको जितने भी फूड ग्रेन चाहिए वो उसी हिसाब से आपको कहीं पे भी मिल जाती है। ये इतने सारे रिफॉर्म्स हुए हैं पीडीएस में। तो अब हम देखेंगे वे फॉरवर्ड क्या है। जितने सारे हम इश्यूज देखें या फिर कुछ भी चैलेंजेस हमने देखा, तो इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। पीडीएस इज वन ऑफ द बिगेस्ट वेलफेयर प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट हेल्पिंग फार्मर्स सेल देयर प्रोड्यूस एट रेम्यूनरेटिव प्राइस एज वेल एज पुअरर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी टू बाय फूड ग्रेन्स एट अफोर्डेबल प्राइस। इसका डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये मैंने आपको बताया था कि एक वेलफेयर प्रोग्राम है गवर्नमेंट की जिसमें फार्मर्स रेम्यूनरेटिव प्राइस में गवर्नमेंट को प्रोक्योरमेंट करता है अपने जो खाद्य शस्य, और वो गवर्नमेंट की एजेंसी के द्वारा वो डायरेक्टली जाता है पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस में वो खरीद सकते हैं खाना। इट्स इफेक्टिवनेस कैन बी एनहांस्ड विथ टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन। इसका जो इफेक्टिवनेस है वो कैसे एनहांस होगा, अगर हम टेक्नोलॉजी बेस्ड कुछ सोल्यूशन बताएं, क्योंकि आजकल को दुनिया है वो एआई चैट जीपीटी इसका दुनिया है, कंप्यूटराइजेशन की दुनिया है। तो यहाँ पे हर एक चीज़ अगर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस होगी तो काफ़ी जल्दी सब कुछ हो सकता है और ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन हो सकता है। तो शिफ्टिंग टुवर्ड्स डीबीटी इज अनदर आइडिया, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो हमने पढ़ा पिछले स्लाइड में, वो भी एक अच्छी खासी आइडिया हो सकती है। फूड ग्रेन मतलब जो हम डायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं सब्सिडाइज्ड फूड, उससे ये थोड़ा बेहतर हो सकता है। इन इट्स रिपोर्ट ऑफ स्टेट फाइनेंसेस,
ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एडवाइस किया था स्टेट गवर्नमेंट को कि प्लानिंग टू शिफ्ट टू कैश ट्रांसफर टू बी कॉसेस वाइल इफेक्टिंग द माइग्रेशन। मतलब जो कैश ट्रांसफर हो रही है डायरेक्ट थ्रू डीबीटी, ये थोड़ा कॉसेस के हिसाब से देना चाहिए, क्योंकि ये जो पैसे के मामले अगर बीच में आ जाता है तो बहुत सारी गड़बड़ी, लोग लूप होल ढूंढ लेते हैं। तो इसकी वजह से आरबीआई ने कहा था कि कॉसेस मेंटेन करनी चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 ये भी हाईलाइट किया था कि नीड फॉर मोर कंसर्न एंड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर व्हाइल रिप्लेसिंग सब्सिडाइज्ड पीडीएस सप्लाईज विद डीबीटी। अगर पीडीएस को आप रिप्लेस करोगे डीबीटी के साथ तो मोर कंसर्न आपको होना पड़ेगा, क्योंकि पैसे के बीच तो डायरेक्ट पैसा देना में भी लोग इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर स्ट्रेंथनिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग टीपीडीएस सिस्टम बाय कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज अलॉन्ग विद एफर्ट्स टू ब्लॉक लीकेजेस इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड। जो टीपीडीएस सिस्टम चल रहा है उसमें जो भी स्टाफ इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनको प्रॉपर कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम टाइम टू टाइम इम्प्लीमेंट करना होगा, अथॉरिटीज़ को देना होगा ताकि, और अपग्रेड करना होगा ताकि लीकेजेस को ब्लॉक किया जा सके, लीकेजेस को रिमूव किया जा सके। It can further be strengthened by increased public participation. Public participation अगर होगा तो डेफिनेटली इसका स्ट्रेंथन और बढ़ सकता है थ्रू सोशल ऑडिट्स। सोशल ऑडिट्स के माध्यम से पार्टिसिपेशन ऑफ, अगर एसएसजी ग्रुप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, कोऑपरेटिव्स, एनजीओस, ये सब पार्टिसिपेट करेंगे तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन हो सकता है ग्राउंड लेवल में। ठीक है, क्योंकि उनको जो एसएचजी कोऑपरेटिव्स होते हैं उनको थोड़ा अच्छी खासी पता होता है सोसाइटी में पुअरर सेक्शन कौन होते हैं, कौन सी लोग होते हैं गांव में, इस तरह की कंडीशन होता है। टू एनहांस द न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ मासेस, न्यूट्रिशनल लेवल को बढ़ाने के लिए मास की बायो फोर्टिफाइड फूड्स को भी डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएस के अंदर लाना पड़ेगा ताकि लोगों की जो माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है वो थोड़ा रिमूव हो सके। ठीक है, फिर इसका वे फॉरवर्ड हो सकता है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन हैज बिकम नेसेसरी टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ इन पीडीएस। डिसेंट्रलाइजेशन के क्या, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट की रोल थोड़ा कम होती है और स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा रोल निभा के पीडीएस करती है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये भी कहीं ना कहीं पीडीएस सिस्टम को स्ट्रेंथन करती है। कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू एंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ फंक्शनिंग ये होना जरूरी है। फिर इम्प्रूव द टर्नओवर एंड मार्जिन्स ऑफ पीडीएस, प्रोविजन टू क्रेडिट टू एनेबल रेगुलर लिफ्टिंग एंड सेल ऑफ सप्लाईज and regular monitoring of retail sale is necessary for effective logging diversion of food grains। मतलब सब कुछ रेगुलर मॉनिटरिंग होना चाहिए, सुपरविजन होना चाहिए, रेगुलर लिफ्टिंग हो रहा है कि नहीं फूड ग्रेन की, रेगुलर सप्लाई हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ों को भी देखना बहुत ज़रूरी है। आधार कार्ड की इंटीग्रेशन होना ज़रूरी है, पीडीएस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होनी ज़रूरी है। ये थोड़ा ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करेगी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाएगी। ब्रॉडनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज, रूरल और ट्राइबल एरियाज़ में डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाना है, ये भी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करेगी पीडीएस को। फिर अर्जेंट नीड टू सेटअप प्रॉपर इफेक्टिव ग्रेवियंस रिड्रेसल सिस्टम, ये होना चाहिए हर एक स्टेट में। एनफोर्सिंग अप्रोप्रिएट पेनल्टीज होना चाहिए, अगर कोई डिफॉल्टर्स मिला, कोई भी किसी भी तरह की करप्शन करते हुए पकड़ा गया तो उसको पेनल्टीज और स्टेट पनिशमेंट भी देना जरूरी है। सैटेलाइट बेस्ड ट्रैकिंग मैकेनिज्म भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए जरूरी होता है, जो एफसीआई गोदाउन से लेकर फेयर प्राइस सब तक जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वहाँ पे जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम बहुत ही स्ट्रांगली मेंटेन होना चाहिए। फिर रियलाइजेशन ऑफ वन प्रोडक्ट एंड वन प्राइस प्रिंसिपल पीडीएस में यूज होना चाहिए, मतलब एक प्रोडक्ट की एक ही प्राइस हर एक, मतलब इंडिया की, ऑल ओवर द इंडिया। ये जब अगर होगा तो फूड इट लिमिट्स फूड डाइवर्सन इन ओपन मार्केट एंड इजी आइडेंटिफिकेशन, ये फूड डाइवर्सन को रोकेगा कहीं ना कहीं और आइडेंटिफिकेशन होने में ये मदद करेगा। ठीक है, अच्छा दोस्तों, ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसको ईपीडीएस बोला जाता है, ये एक वेबसाइट के थ्रू मेंटेन होता है, मतलब आप यहाँ पे जाकर रजिस्टर कर सकते हो और मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से आप हर एक चीज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखिए एनएफएसए के डैशबोर्ड होता है जिसमें आप रेशन कार्ड का डिजिटाइजेशन कर सकते हो, रेशन कार्ड मैनेजमेंट कर सकते हो, एफपीएस जितने सारे फेयर प्राइस ऑफ है उसका लाइसेंसिंग यहाँ पे होता है, गोदान प्रोफाइलिंग यहाँ पे होता है,
फिर एलोकेशन सिस्टम यहाँ पे मेंटेन होता है, फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है, किस तरह की सप्लाई चेन मेंटेन होगी, फिर एफपीएस ऑटोमेशन होती है, पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेसल, जो भी प्रॉब्लम है ये यहाँ पे ग्रीवियंस कर सकते हो आप। फिर ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम होता है, अगर कुछ सजेशन आप चाहिए वहाँ पे मिल जाता है। इसके द्वारा क्या होता है, इस ई पोर्टल के माध्यम से आधार कार्ड कंप्लायंस होता है। आधार कार्ड के साथ जो लिंक होता है रेशन कार्ड, तो जो डुप्लीकेशन होता है, जो बोगस रेशन कार्ड सब बनाते हैं, करप्शन होता है, ये थोड़ा एलिमिनेट हो जाता है। स्टेट पोर्टेबिलिटी, यहाँ पे आप हर एक स्टेट इसको, अगर ये यहाँ पे रजिस्टर आप कर लिया तो स्टेट की हर एक स्टेट में जाकर, कोई भी स्टेट में आप जाकर कोई भी फेयर प्राइस शॉप से आपके खुद का फूड ग्रेन्स आप लिफ्ट कर सकते हो। ये नेशनल पोर्टेबिलिटी है। इंडिया में कहीं पे भी जाओ, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू से आप इसको अक्रॉस स्टेट आप इसको एक्सेस कर सकते हो। टिल डिजिटल पेमेंट, मतलब आपके पास जो डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र कराया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, आप इससे कोई भी फूड ग्रेन्स फेयर प्राइस शॉप से अपने अफोर्डेबल प्राइस से खरीद सकते हो। तो इतने सारे पीडीएस में सुविधा दिया गया है पुअर सेक्शन की फूड सिक्योरिटी के लिए। तो इसके साथ हमारा खत्म होता है ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की चैप्टर। अगले चैप्टर हम पढ़ेंगे टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। कैसा लगा मुझे वीडियो जरूर बताइएगा। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।